चिपकने के बाद गैस बन जाती है। फिर गैस बनने के बाद जो गैस अंदर फैलती रहती है, बॉडी के अंदर फैलती रहती है, फिर बॉडी को अंदर पेन होता है। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, इस युगाहार कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा। हमारे भाई बहनों का जो इस से संबंधित कोई बात होती है तो अपन चर्चा करते रहेंगे। मैं आदरणीय नीलकंठ साबले जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम। ओम। आज के महानुभावों हरि ओम हरि ओम। सभी को प्रणाम। आज परमेश्वर हरदी जी ने जो योग की कक्षा ली, बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन भी किया और कक्षा भी बहुत अच्छा, अपने अंतर्राष्ट्रीय योग का जो ये है प्रोटोकॉल वो लिया, और इसी तरह अपने योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते भी रहेंगे और लोगों को भी जुड़वाएंगे। योग टीचर है, योग साधक है, मुख्य अतिथि है, इनके पास और भी आयुर्वेदिक और जैविक खेती के भी लोग हैं, वो भी उन्हें सम्मिलित करेंगे। ऐसी आशा के साथ आज जो योग की कक्षा ली, वो उनके लिए बहुत बहुत परमेश्वर जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे के सूत्र संचालन के लिए मैं आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी को माइक सौंपता हूँ। आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ जी। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, और बहुत ही हमारे बिहार के राज्य प्रभारी आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद जी उपस्थित हो गए हैं सदन में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं आपकी सरलता को, आपकी स्नेह को, आपकी गुरुनिष्ठा को, आपकी देशभक्ति को और आपकी किसान भक्ति को प्रणाम करता हूं। आपकी सोच हमें शिक्षा देती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आप हमेशा इस राष्ट्र के लिए, गुरु सत्ता के लिए और हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अभी आप युवा हैं, आपकी सोच युवा है। आपका जो हमने पाया है आप में, हमें पतंजलि योग पीठ में भी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमारा सत्संग हुआ है, और योगाहार कार्यक्रम में भी आप योग टीचर के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में आप हम सबको मार्गदर्शन दे चुके हैं। पुनः आप आज आमंत्रित हैं, आएँ और इस योगाहार कार्यक्रम के 447वें दिन में आप सादर अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय चंद्रेश्वरी प्रसाद जी, राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति के बिहार उत्तर के राज्य प्रभारी हैं, वरिष्ठ राज्य प्रभारी हैं। ओम। अनम्यूट कर लें, अभी म्यूट है आदरणीय। म्यूट है, अभी अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज अभी बंद है, आपका आवाज बंद है। उसको जो कैप्सूल दिख रहा है उसको टच कर लें, अनम्यूट हो जाएंगे। जी जी। ओम। आ रही है, अब आ रही है। परम पूज्य सदैव गुरुदेव और आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि से नमन वंदन करते हुए। स्लो आवाज आ रही है आदरणीय जी, आप अपना वॉल्यूम, मोबाइल का शायद वॉल्यूम कम है, आवाज कम आ रही है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा ले मोबाइल का। ओम। हाँ ऐसा। ओम 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 जी। ओम जी। ओम। आवाज जा रही है? अब आ रही है, अब आ रही है जी। परम पूज्य सदैव गुरुदेव और आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि से वंदन नमन करते हुए आज के योग कक्षा में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय हमारे किसान प्रभारी मुन्नीलाल बाबू, जिन्होंने पूरे देश के सात्विक शक्तियों को इकट्ठा करके योग और आयुर्वेद और जैविक कृषि को पूरे देश के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और उनके पतंजलि रिसर्च सेंटर के पदाधिकारी पवन जी, नीलेश्वर जी, मैं बहुत का तो नाम नहीं जानता, लेकिन सबको हृदय से प्रणाम और वंदन करता हूँ। मैं तो इस जितनी बड़ाई मुन्नीलाल बाबू ने कर दिया उस योग्य तो नहीं हूँ,
लेकिन एक स्वामी जी के भक्त होने के नाते मैं चाहता हूं कि परम पूज्य स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलकर देश की सेवा, समाज की सेवा, अपनी सेवा, परिवार की सेवा करते रहें, यही हमारी कामना है। और जो स्वामी जी का निर्देश होता है हर क्षेत्र में, उसमें थोड़ा थोड़ा मैं जरूर रुचि लेता हूँ। आज ये जैविक आहार के बारे में चर्चा मुझे करनी है। इससे पहले मैं जैविक कृषि पर चर्चा करूंगा और जैविक आहार क्यों जरूरी है। आज देश नहीं दुनिया में कोई रिसर्च हो रहा है कि कौन चीज खाने से क्या उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। अभी जो आया है, कल परसों ही मैंने सुना टीवी में कि अभी जो हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, इसका माइक्रो रूप में बहुत सूक्ष्म स्थिति में हवा में फैल करके हमारे शरीर में तरह तरह के रोग पैदा कर रहे हैं। इससे पहले मैं इस पर जाना चाहूँगा कि सब जानते हैं कि हम आपका जो ये शरीर बना है पंच तत्व से बना है, और प्रकृति में भी ये पांचों तत्व मौजूद है। और उस प्रकृति और हमारे शरीर का गहरा संबंध है। लेकिन जब इसमें प्रकृति से विपरीत कोई चीज होता है तो हमारा शरीर उसको ग्रहण नहीं करता है, एडजस्ट नहीं करता है, उसमें रिएक्ट करता है। और आज के समय में यह हो रहा है कि हमको रासायनिक का प्रयोग करते करते हमारे शरीर भी जहरीला हो गया, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इतना खोज हो रहा है, इतना रिसर्च हो रहा है, हर चारों तरफ से केमिकल का प्रयोग हम करते जा रहे हैं, जो हमारा प्रकृति है उसको भी नहीं बख्शे हैं। खेत को रासायनिक खाद देकर और कीटनाशक दवा से खेत को भी जहरीला कर दिए हैं। और खेत जहरीला हुआ है तो पेट भी जहरीला हुआ है। हमारा शरीर चारों ओर के वातावरण से, प्रकृति, जल, वायु, आकाश, अग्नि, कोई भी तत्व शुद्ध नहीं है। इतना रासायनिक प्रयोग हो रहा है। ये युद्ध के लिए आतंकवादियों द्वारा तरह तरह के मिसाइल का प्रयोग, ये सब हमारे प्रकृति को दूषित करते रहते हैं। ये तो परमात्मा की कृपा है कि वे हमें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले दिन कोरोना जैसी बीमारी आया, कहने के लिए जितना लोग कह लें, लेकिन वह प्रकृति आपदा हमको सचेत करने के लिए था। ये मानव, तुम्हारे पास कौन शक्ति है? हम तो तुमको यह जीने के लिए, कर्म करने के लिए मनुष्य को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में तुमको भेजा, लेकिन तुम वहां जाकर के मेरे विरुद्ध ही काम करना शुरू कर देता है, मेरे बनाए नियम को तोड़ देता है। आज वही हो रहा है हमारे समाज में। बाबा रामदेव जैसे महापुरुष का जन्म लेना इस समय सचमुच बहुत ही भाग्य की बात है इस देश के लिए, हम सब के लिए। और स्वामी जी ने एक एक चीज पर निगरानी करते हैं और निगाह करते हैं, उसका शोध करके हम सबों को जगाते रहते हैं। इसी कड़ी में जैविक कृषि और पशुपालन भी आता है। चूंकि हम सब जानते हैं कृषि का संबंध पशुपालन से है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि पशु पालते थे और उसके गोबर मूत्र का प्रयोग अपने खेत में खाद के रूप में किया करते थे। और मैं विज्ञान का छात्र रहने के कारण मैं यह जानता हूं कि दो तरह के इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है। जिसमें जीव का अंश होता है वह ऑर्गेनिक होता है,
जिसमें जीव का अंश मरा हुआ रहता है, डेड सेल कहिए तो वह अकार्बनिक होता है। जैसे पेड़ जब है तो यह जैविक में आता है, ऑर्गेनिक में आता है, लेकिन यही पेड़ जब सूख जाता है, इसका सेल मर जाता है, जीवाश्म खत्म हो जाता है, तो यह अजैविक कहलाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक। तो आहार की चर्चा आज हम यह चर्चा करेंगे, हमें क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो कृषि से संबंधित बातें की चर्चा मैंने इसलिए की कि जब तक हम कृषि में सुधार नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध आहार, प्रकृति प्रदत्त आहार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जैसे ही केमिकल का, फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, ये पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे, तो वह हमारे लिए चारों ओर से अहितकर ही है, कहीं से हितकर नहीं है। हमारे अंदर अभी जो वातावरण इतना नकारात्मक ऊर्जा से भर गया है, तो उसका एक कारण हमारे एक केमिकल का अधिक से अधिक अंधाधुंध प्रयोग और पेस्टिसाइड का प्रयोग है। और कृषि पर खास करके, कृषि पर ही नहीं, पशु पर, मनुष्य पर भी वह होता है। आज स्वामी जी गला फाड़ करके कह रहे हैं कि ये ड्रग माफिया लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो, ऐसी ऐसी केमिकल दवा देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आंख दर्द का दवा लेते हैं तो पेट दर्द शुरू होता है। तो इससे बचने का लिए सबसे हमारे जीवन में जरूरी है आहार के साथ हमारा विचार, हमारा व्यवहार। हम रासायनिक चीजों से, मिलावटी चीजों से अधिक अलग रहकर हम अपने स्वस्थ जीवन, एक अध्यात्म और भौतिक जीवन का सामंजस्य करके हम 100 साल तक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं बिना बीमारी का, बिना रोग का। तो इसके लिए कहते हैं कि आहार क्या। अभी चर्चा एक भाई जो हमारे योग शिक्षक आजकल क्लास ये चर्चा कर रहे थे कि गैस के बचने के लिए क्या उपाय है, ये और अन्य तरह के बीमारियों को बचने के लिए क्या उपाय है। ये तो विकल्प ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें इस शरीर जो दिया है, हर रोग, एक तो रोग होना ही नहीं चाहिए। अगर रोग आता है तो इसका इलाज हमारे अंदर है, बशर्ते कि हम प्रकृति से जुड़ कर रहें। और प्रकृति से जुड़ कर रहने का मतलब प्रकृति चीजों को प्रकृति रूप में ग्रहण करने का, सही तरीका से लेने का। आज तो हवा से लेकर के जल सब आहार प्रदूषित है। शुद्ध जो करेंगे कृषि से शुद्ध करेंगे। हमको जैविक खेती अपनाना है। अब तो सरकार भी ध्यान दे रही है, प्रधानमंत्री भी कहा कि नहीं अब प्राकृतिक खेती करो। हर बैल से पहले खेती होता था, तो मिट्टी का जो जीवाश्म था, जो जीव था, जो फसल को उगाने में खाद का काम करता था, रासायनिक खाद डालने से वह मर जाता है, मृत्यु हो जाती है और वह खेत पत्थर बन जाता है। तो उस ओर हमें नहीं जाना है। आज हमें आहार की ओर अभी चर्चा करनी है। तो मैं आहार पर चर्चा करूंगा कि हमें क्या खाना है, कैसे आहार को ठीक करके और योग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारी दिनचर्या सवेरे 4 बजे से शुरू होती है। योगी का दिनचर्या 4 बजे से। तो स्वामी जी कहते हैं कि सर्वप्रथम जग करके आप आंवला और एलोवेरा का जूस सुसुम पानी के साथ लेने से आपके पेट साफ होंगे। पेट साफ के लिए आंवला एलोवेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद है। कुछ जिनको आर्थराइटिस की बीमारी है, माने
दर्द है शरीर में, उनको आंवला का जूस में स्वामी जी मनाही करते हैं और कहते हैं कि उस सिर्फ एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का पौधा हम अपने गमला में लगा करके उसका इस्तेमाल स्वयं कर सकते हैं। वह जैविक विधि से, गमला नहीं, जमीन है तो छत पर लगाने के लिए कहते हैं। जब हम लगाएंगे तभी हमको शुद्ध आहार मिलेगा। हम लोग बाजार पर निर्भर हैं, बाजार से निर्भरता को कम करते हुए हम अपने घर में छत पर एलोवेरा का पेड़, तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, ये आंवला का पौधा, गुललत्ती का पौधा, एक कम से कम 4-5 चीज अगर लगाएंगे तो हमारे अगल बगल घर के वातावरण भी शुद्ध होगा। प्राकृतिक रूप से हमें यह शुद्धता मिलेगी। और दूसरा, हवन भी करने से प्रकृति शुद्ध होगा। प्रकृति को तो हम गंदा करते हैं तो हमको शुद्ध भी करना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं होगा, मल मूत्र त्याग करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं। और प्रकृति ने कितना हमारे लिए किया है कि वो उधर से हमसे जहर लेते हैं, उधर से अमृत देते हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे को अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो आहार के लिए फलदार वृक्ष भी लगाना चाहिए, गमला में भी। और वैज्ञानिक इस तरह से कर चुके हैं कि छोटे कद का जो पौधा है वो फल दे रहा है गमला में भी, तो इसके लिए करना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम को एलोवेरा का जूस प्राप्त नहीं है तो उसके बदले में हम सुसुम पानी से हम अपने स्वास्थ्य के शुरू करते हैं कि 2 गिलास सुसुम पानी करके हम इसको ठीक रख सकते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि उससे भी अच्छा आजकल ये शरीर में जो जहर भरा हुआ है इसको ठीक करने के लिए पंचामृत 5 चीजों का पानी में देकर रात में फूलने दीजिए और उसका प्रयोग सुबह में कीजिए, तो आपके शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। जितना भी जहर शरीर में जाता है हर अंग से निकलेगा। 5 चीज में सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच जवाइन, ये 5 को लेकर के रात में फूलने देंगे और सुबह जब उसको पिएंगे योग करने से पहले, जो लोग बीमार भी है, जिसको गैस बनता है, कब्ज होता है, तो उस सब के लिए रामबाण का काम करता है। जिसके शरीर में दर्द है, भोजन नहीं पचता है, डकार होता है, तो यह तो हमारा यह शरीर को शुद्ध करने के लिए। लेकिन हमारा जो रसोई घर है उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो स्वामी जी बताते हैं कि लहसुन का प्रयोग, जिसको अर्थराइटिस की बीमारी है, लहसुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लहसुन से क्या होता है कि हमारा अर्थराइटिस का जो रोग है शमन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो बनता है, जो खून को गाढ़ा कर देता है, तो उसको ठीक करता है। और हार्ट के बीमारी के रोगियों को तो अनिवार्य रूप से खाना चाहिए, वैसे सबको खाना चाहिए। तो इससे हमारा लहसुन के प्रयोग करने से हार्ट की बीमारी दूर होगा। और लहसुन प्राकृतिक चीज है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जो पित्त प्रकृति के हैं उनको नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए, चूंकि ये भी गर्म है, अग्नि तत्व अधिक होता है, पित्त में भी अग्नि तत्व होता है। दूसरा, प्याज, प्याज का सेवन दूध के साथ कभी नहीं करना चाहिए, ये प्रतिकूल आहार हो जाता है। और उसको जैविक आहार में प्याज खाने से आपके गर्मी के समय में गर्मी भी कम होता है ये। और जो लोगों का शरीर वजन बढ़ा हुआ है उसका वजन भी घटेगा, उसका वेट भी घटता है। और प्याज खाने से हमें गर्मी नहीं सताती है। लू जहाँ अधिक टेम्परेचर है तो साथ में प्याज लेकर चलने से
आपको लू नहीं लगेगा। तो ये प्याज जो हमारा एक घरेलू, हमको खेती करना है, जैविक खेती से लहसुन प्याज खुद को उत्पादन करना है। अब सब्जी में आइए, सब्जी में हमारे यहाँ हरी सब्जी है और थोड़ा सा ये सब्जी जो मिट्टी के अंदर रहता है, जैसे आलू है, ओल है, कमरवा है, ये सबको हम अपने खेत में बिना खाद का उगा सकते हैं। हल्दी है, और ये सबको जब उगाएंगे तो हम शुद्ध भोजन ले सकते हैं। वैसे इसमें किसान प्रशिक्षक लोग जुड़े हुए हैं, किसान से संपर्क रखते हैं, तो किसान को तो हम लोग जगाते हैं और स्वयं खेती करते हैं। तो इससे हम शुद्धिकरण, सरकार के भरोसे बहुत कुछ नहीं होता है। सरकार जो काम करते हैं, जितने भी पदाधिकारी है, उसमें इतना नकारात्मक भाव है। अगर सरकार बीज भी देते हैं तो उसको बेच लेते हैं, किसान तक नहीं पहुंचते, किसान तक कृषि का सही चीज नहीं जाने देते हैं। और बड़ी बड़ी अपनी प्रचार के लिए सब कहते हैं, लेकिन सरजमीन पर वह उतर नहीं रहा है। इसको हम सब अनुभव करते हैं। तो हम लोगों को स्वावलंबी बनना है, इसका आधार ये प्रधानमंत्री घोषणा किए हैं, बाबा रामदेव भी कहते हैं पुरुषार्थी बनो। तो हम सब सब्जी की खेती अपने करें, तो इससे हम जैविक खेती करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रह सकते हैं। लाखों रुपया हम जो खर्च होता है दवाई में, उससे बच जाएंगे। और आहार में सबसे दूषित आहार होता है, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ बेमेल आहार सबसे अधिक प्रयोग होता है। बेमेल आहार में क्या, जैसे भोजन के साथ आइसक्रीम का लोग प्रयोग करना शुरू कर दिया, वह बहुत ही विपरीत होता है भोजन के लिए। भोजन को पचने ही नहीं देगा, भोजन का समय सही नहीं रहता है। खाने का ये 10 बजे, रात्रि में 10 बजे तक का भोजन हमारा शुद्ध होता है। 11 बजे से उसकी गुणवत्ता घटती है। 12 बजे के बाद तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन भोज में, बारात में या अन्य पार्टी में जाते हैं तो 12 बजे के बाद ही भोजन होता है, वह जहर ही काम करता है। इसलिए भी बीमार हम लोग पड़ते हैं। हमारे शरीर में जो भोजन जाता है वह जहर बनकर जाता है, तो बीमार कर देता है। तो जहर से बचने के लिए 12 बजे के बाद मैं कहीं जाता हूँ, भोजन नहीं करता, भूखे रहता हूँ, दिन भर एनर्जी से भरपूर रहता हूँ। तो मैं कहूँगा कि 12 बजे के बाद भोजन न लें। रात को जो भोजन लेते हैं, आवश्यकता से कम भोजन लें। और बेमेल भोजन जो होता है, जैसे मैंने कहा, प्याज के साथ दूध नहीं लेना है, खीर और दही एक साथ नहीं लेना है, ये बेमेल आहार हो जाता है। पौष्टिक रहते हुए भी बेमेल हो जाता है। कटहल के साथ दूध कभी नहीं लेना है। घी और मधु बराबर मात्रा में मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए, वह जहर बन जाता है। तो ये सब सावधानियां हमें रखना है आहार के लिए। लेकिन मैं जब ये फल और सब्जी की ओर जा रहा हूँ, तो फल और सब्जी को कैसे खाएं। बाजार का फल और सब्जी तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मिलता है, लाचारी में है, तो खाएंगे। तो उसमें उसको पकाने के लिए कार्बाइड मिलाया जाता है, वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसको पानी में रखें, बहुत देर तक रखने से उसका गैस खत्म होगा। काट करके उसके मुंह को छील कर तब ले, तो वह फायदेमंद है। दूसरी बात, ये सब्जी भी जो लाते हैं मार्केट से, तो उस सब्जी को पानी में फूलने दे, कि थोड़ा देर पानी में धो दे। गर्म पानी से भी उबाल सकते हैं, जो गर्म पानी के उबालने लायक है। तो उससे करने से आपका रसोई ठीक होगा। जहर जो है, आधा जहर वही हो। और ये जो मसाला शहर का है,
जो पुड़िया वाला है, डस्ट है, उसको तो लेना ही नहीं चाहिए। उसमें मिलावटी रहता है, गुणवत्ता युक्त पदार्थ नहीं रहता है, उसकी मात्रा कम रहता है। बाजार का जो तेल हम खाते हैं वह शुद्ध मिलता ही नहीं है। तो पतंजलि का जो शुद्ध मिलता है, तो इसको लेने से, चाहे मसाला भी जो आता है, स्वामी जी सब चीज का उपलब्ध करा दिए हैं, तो पतंजलि का प्रयोग करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और पतंजलि का जो भी प्रोडक्ट है वह जैविक है, उसमें केमिकल का यूज नहीं होता है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। उससे आटा, चावल, दाल सब चीज स्वामी जी कर रहे हैं, हम लोगों को उपयोग करना है। और अपने घर पर जो उपयोग कर रहे हैं, सब्जी लगाते हैं, भिंडी, करेला, ये नेनुआ, कद्दू। आजकल कद्दू में क्या करते हैं, जहर मिलाते हैं। कौन सा? ये जो मवेशी को जो टॉक्सिन, ये सुई जो देते हैं, भूल रहा हूँ सुई का नाम, तो वह सुई दे करके ये उसको पराग करता है, लेकिन वह जहर बन जाता है। इसलिए हम तो यह सलाह देंगे सबको कि बाजार के सब्जी में बिल्कुल निर्भरता न रहे, हम अपने घर पर ही सब्जी उगावे, गमला का सब्जी उगावे, कम से कम प्रयोग करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। सात्विक आहार में दो आहार भी 3 तरह का होता है, सात्विक, तामसिक, राजसी। सात्विक आहार जो होता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना करके स्वस्थ विचार देता है, स्निग्ध देता है, ये चीज सात्विक आहार में आता है। हमारा घी, दूध, दही, मक्खन, ये सब और फल। लेकिन इसको सात्विक आहार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सात्विक पशु को, जो जर्सी गाय है, जर्सी दूध देने वाली अन्य पशु है, उसको चारा खिलाते हैं केमिकल वाला, रासायनिक, उसमें दवा देते हैं तो वह भी अशुद्ध हो जाए। तो उसको स्वामी जी कहते हैं देसी नस्ल की गाय पालो, तो उससे 100 रोगों का इलाज होता है। उसके गाय के गोबर से, मूत्र से कैंसर तक का रोग ठीक होता है। ये लेकिन हम लोग प्रयोग नहीं, तो स्वामी जी खुद ने बना दिए हैं पतंजलि का। इसलिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, मैं 18 साल से योग करता हूँ, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कभी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज मैंने संकल्प लिया कि अंग्रेजी दवा नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाता। हाँ, बाजार का तो फल कुछ खाना पड़ता है, लेकिन उसका मिलावटी रहता है, तो कुछ उसका जहर आता है, तो उसको हम निकालते हैं योग से। कभी कभी सप्ताह में 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ जैविक आहार ले लेंगे और नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जैविक आहार के साथ साथ हमें स्वस्थ भी रहना चाहिए, तो इसके लिए सप्ताह में 1 दिन या उपवास रहना चाहिए। उपवास सिर्फ पूरा फास्टिंग नहीं, कभी जल के साथ, कभी जूस के साथ, कभी फल के साथ, पूरे फल खा करके रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा आकाश तत्व जो है उसका ये वृद्धि होता है। आकाश तत्व सबसे बड़ा होता है, तो शरीर में भी आकाश तत्व अगर अधिक रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। वैसे 5 तत्व को सामान्य जितना जरूरत है उस अनुरूप रहना चाहिए। तीसरा, कफ, पित्त, वात, इसको भी शमन करने के लिए ये हमें आना चाहिए। अगर कफ बढ़ गया तो कफ वाला पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कफ बढ़ाने वाला पदार्थ होता है, दही होता है, खट्टा चीज जितना भी होता है कफ बढ़ा देता है, तो कफ के रोगी हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम,
यहाँ तक कि टीबी दमा के रोगी हो जाते हैं, फेफड़ा खराब हो जाता है, तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम एकदम तेजी से 5 मिनट करना चाहिए। तो एक यह हुआ कि हमको कफ पित्त वात के लिए, कफ के लिए तो ये सब नहीं खाना चाहिए। पित्त अगर बढ़ जाए तो मसालेदार चीज नहीं खाना चाहिए, गरम चीज नहीं खाना चाहिए, तला भुना चीज से परहेज रहना चाहिए, तो हमारा पित्त का शमन होता है। और तीसरा वात, वात से संबंधित पदार्थ नहीं खाना चाहिए। कुछ चीज ऐसे हैं जो हमारे वात को बढ़ा देते हैं। वैसे प्रकृति में पूर्वा हवा जब बहती है तो वो वात को बढ़ा देता है, तो जिससे वात रोग हो जाता है। और जैसे ये चीनीदार चीज जो है वो वात रोग को बढ़ाता है, जैसे बोरा हुआ और अन्य चीज है। वात को बढ़ाने वाले पदार्थ को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टा भी आता है वात रोग में, खट्टा भी वात को बढ़ाता है। तो अचार, किसी तरह का खट्टापन जो है वो वात को और बढ़ा देता है। उसमें ठंडे चीज का प्रयोग करना चाहिए, स्निग्ध का प्रयोग करना चाहिए। तो कफ पित्त वात तीनों को भी शमन हमें करना चाहिए। स्वस्थ। अब आइए ये आहार के लिए सब्जी में क्या ले। सब्जी को रसदार सब्जी ही खाना चाहिए और उसमें मिक्स सब्जी खाना चाहिए, ये तो वह ज्यादा अच्छा हो। भोजन में हल्का दलिया लेना चाहिए। स्वामी जी का दलिया आता है जैविक वाला, या अपने घर में मोटा अनाज हम लोग खाना छोड़ दिए हैं। स्वामी जी बताते हैं मोटे अनाज का प्रयोग करो। सिर्फ हम लोग गेहूं और चावल खाते हैं, यह रोग का कारण होता है। यह मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी कहते हैं। बिल्कुल सही। हम लोग की आदत लग गई है कुछ जगह चावल खाने की, कि दोनों शाम चावल ही खाते हैं, कहीं दोनों शाम रोटी भी खाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कभी अकेले चावल, अकेले रोटी नहीं खाओ। उसमें मिक्स आटा का रोटी, उसमें ज्वार, बाजरा, मकई, चौलाई, ये सब मिलाकर खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन हम स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पहले उसको हम उपजाएंगे तब ना, और जैविक तरीका से उपजाएंगे तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वामी जी कहते हैं किसी भी रोग के लिए एलोपैथ डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, और सचमुच नहीं होती है। हमारे कमजोर मन के चलते हम दवा लेते हैं, दवा से रोग ठीक नहीं होता है, दवा दवा देता है। तो उससे भी परहेज करना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए। और आहार जो लेंगे तो आहार भूख से थोड़ा सा कम जरूर लीजिए, जितना हमको खाना चाहिए। मैं तो देखा हूँ कि जब कोई बड़ा पार्टी होता है तो उसमें भी एक आध रोज मुझे जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ तरह तरह की वैरायटी रहती है, 2500 तरह का। हम आप जी के स्वाद के लिए खा लेते हैं, लेकिन वह पेट में जा करके बीमार कर देता है। तो अगर हम कहीं अधिक भोजन खा लिए तो उसके बाद उसको फास्टिंग रह जाइए, उसके जूस पी कर रह जाइए, पानी पी कर रह जाइए। ये पंचामृत, ये जवाइन, ये अजवाइन, इसका खा करके उसको पचा देना चाहिए, तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे। और आहार में जो हम लोग लेते हैं, कभी सप्ताह में 7 दिन का रूटीन स्वामी जी बनाते हैं। 7 दिन में 7 तरह के आहार लेना चाहिए। कभी नाश्ता में फल लिए तो दूसरे दिन कभी दलिया ले लिए, कभी जूस पी लिए, इस तरह से। फिर भोजन में कभी खिचड़ी बनाकर खा लीजिए, कभी दलिया बनाकर खा लीजिए, कभी फल खाकर ही रह जाइए, कभी रोटी मिक्स बनाकर खाइए। हमको तला भुना से परहेज जितना करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं नहीं, जिसको रहा जाता सप्ताह में एक बार हलवा पूरी खा लो, लेकिन
रोज नहीं। लोग मीट मछली मुर्गा मशल्लम ऐसा भोजन से निश्चित परहेज करना चाहिए। वह आपकी हमारी आयु को भी घटाता है और बुद्धि को भी घटाता है, कमजोर करता है। तो ये आहार धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और योग जब करेंगे तो ये सब आदत अपनी आप छूट जाएगा। बहुत लोगों को दारू पीने का, नशा का, ये सब प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये सारे का सारे मेरे अंदर जो भाव आता है, मैं समझता हूँ सब केमिकल का ही दुष्प्रभाव है। तो केमिकल का दुष्प्रभाव से बचने के लिए मुनीलाल बाबू समय हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, नहीं तो मुझे समय का ख्याल नहीं रहेगा। तो यह चीज आप ये जो हमें नुकसान करता है, दारू शराब ये सब चीज, लेकिन लोग पीते तो हैं, बहुत लोग पीते हैं, पिएंगे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसकी मात्रा अगर कम होगी, कम लोग पिएंगे तो दुष्प्रभाव वातावरण पर कम पड़ेगा। वह जो सांस छोड़ेगा, जो जहर सांस लिया है वही फेंकेगा, तो वातावरण को दूषित करता है। जीव हिंसा अधिक हो रहा है तो उससे भी प्रकृति असंतुलित होता है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार संतुलन रखता है, कहता है संतुलित के लिए 33% वन होना चाहिए। आज वृक्ष का अंधाधुंध कटाई हो रहा, आज पानी का जो है कि उसका लेवल रासायनिक खाद के प्रयोग से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और हमारे पेड़ पौधे जो है उसको पानी को खींच करके ऊपर रखते हैं। आज पानी का लेयर नीचे जा रहा है, पानी का अभाव हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये आरयू वाटर, ये सब बिल्कुल जो है ये पैसा कमाने का है। हमारे प्रकृति में जो जल है वह प्रकृति रूप से शुद्ध होता है, परमात्मा वो शुद्ध करते रहता है। समुद्र से वाष्प बनाकर बादल बनाता है, बादल से वो पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी अगर शुद्ध रहेगा तो जल भी शुद्ध मिलेगा, और इसलिए जैविक पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जैविक का प्रयोग अधिक से अधिक करें, केमिकल का कम करें। और इतना ही नहीं, ये जो सांस लेते हैं, आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर मुड़ चुका है, आतंकवाद बढ़ चुका है, एकदम रासायनिक हथियार का प्रयोग कर रहा है। तो इससे हमारा वायु प्रदूषण हो गया, और जब अधिक वायु प्रदूषण होगा तो कोरोना जैसे बीमारी और कोरोना जैसे भी खतरनाक बीमारी हमें प्रभावित करेंगे। आज उसी का बाय प्रोडक्ट होता है, जहरीली जो वायरस निकलता है, एक केमिकल रासायनिक का प्रयोग करने से। तो इससे भी बचने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो है कि एक तरफ आतंकवाद इस्लामिक कंट्री मार काट करके वह करता है, तो ये प्रकृति के विपरीत काम करता है, उससे प्रकृति असंतुलित हो जाती है। तो उसको हम लोगों को स्वामी जी के निर्देशानुसार हम लोगों को सब चीज अपने विचार को शुद्ध करते हुए, अपने आहार को शुद्ध करते हुए, अपने रहन सहन को शुद्ध करते हुए, सबसे प्रेम से रहने से, प्रकृति के नियम को पर चलने से हमारा जीवन सुंदर बनेगा, स्वस्थ रहेगा। हम 100 साल की जिंदगी प्रसन्नता पूर्वक जिएंगे। अभ्युदय और निश्रेयस, ये दोनों चीज साथ होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी अर्थ को भी महत्व दिए हैं। पहले हम लोग जाते थे, स्वामी जी कहते थे कि धन के पीछे मत दौड़ो, निष्काम सेवा में तुम लोग निष्काम सेवा करो। लेकिन अब स्वामी जी कहे कि योग को अर्थ में बदलो, तो हम पुरुषार्थ करें, हम उद्योग में लगाएंगे। हम सात्विक विचार है तो हमारा उद्योग भी सात्विक होगा, हम रोजगार करेंगे तो वह सात्विक होगा। लेकिन आज समाज में जो बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे वसूलने वाले हैं, वह हर चीज में मिलावट करके, दोष करके
एक तरफ वह लगा हुआ है, अधिक से अधिक लोगों को बीमार करके, स्वास्थ्य को खराब करके, वातावरण को अशुद्ध करके हम अधिक से अधिक पैसा कमावे। और दूसरे तरफ स्वामी जी ने यह नारा दिया है कि हम अपने सात्विक विचारों से, अपने पूर्वजों के, ऋषि मुनियों के राह पर चलकर, ईश्वर के राह पर चल करके, प्रकृति के नियम से हम चले करके हम अपने को स्वस्थ रहें, दूसरे को भी स्वस्थ बनावे। वसुधैव कुटुंबकम का स्वामी जी का नारा है। इस सिद्धांत पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन अगर दुश्मन हमारा अहित सोचेगा, करेगा, गलत करेगा, तो वहां अपने ये पुरुषार्थ भी दिखाना है, वहां चुप नहीं रहना है। उसको विनाश करने के लिए भी हमें तैयार रहना। इसलिए स्वामी जी ये सनातन धर्म रक्षा के लिए अभियान चला दिए हैं। और स्वामी जी तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे सभी भाइयों बंधुओं से, स्वामी जी को 10 मिनट भी, आधा घंटा भी जरूर सुनिए, फॉलो कीजिए, तो हमको सारे जिंदगी, सारे दुनिया या जैविक आहार जो कहते हैं, आहार में इतनी चीजें हैं, हम लोग वहां से आए हैं खाने के लिए, जो देते थे फल फूल, एक पपीता देते थे तो पूरा पेट भर देते थे, सेब देते थे तो पूरा पेट भर देते थे, और अन्न नहीं देते थे, उससे शरीर डिटॉक्स होता था। और उस पर चर्चा करें तो बहुत समय भी लग जाएगा। तो चलिए, लगभग हम लोगों का समय हो चुका है। शायद मैं चाहता हूं कि अब अपनी वाणी को यहाँ विराम दे दो। मुनीलाल बाबू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। नहीं, अगर कहेंगे कि और कुछ कहिए तो मैं कहता रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो परमात्मा अंदर से ऊपर से देते हैं वही आपके बीच रखता हूँ। मेरे अपने तरफ से कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गुरु के सानिध्य में गुरु जो मेरे मुंह से निकलवा दे, परमात्मा जो निकलवा दे वही मैं कहूँगा। मैं तो उस भाव में रख करके अपने जीवन को जीता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर समय हो गया है तो मैं अपनी वाणी को विराम दे सकता हूँ। ये 7:28 हो रहा है। कितना देर तक और चलना है? ओम। आदरणीय भ्राता जी, आपके प्रसाद को पुनः प्रणाम करता हूं। आपने आज आहार के ऊपर जो अपना मार्गदर्शन सदन में दिया है, मैं चाहूँगा कि सदन में हमारे किसान भाई, विद्वान भाई और योग साधक, योगाचार सभी उपस्थित हैं। अगर किसी हमारे भाई बहन का कोई आहार के ऊपर कोई सुझाव हो, सवाल हो, तो सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे आदरणीय मुख्य चीफ गेस्ट महोदय से अपना सवाल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आदरणीय ओम जी, हम लोग इस समय जुकाम बहुत हो रहा है। आदरणीय भ्राता जी, हमारे मधुसूदन चौहान जी जिला रायसेन से हैं। ये पतंजलि किसान सेवा समिति के तहसील प्रभारी हैं बाड़ी से। उनका सवाल है कि हमें जुकाम और अन्य व्यक्तियों को भी समाज में जुकाम ज्यादा हो रहा है, सर्दी जुकाम, इसका उपाय बताने का कष्ट करें। ये जुकाम हो रहा है तो सबसे पहले तो यह जानिए कि जुकाम नेचुरल है। हमारे अंदर अगर शरीर में विजातीय पदार्थ अधिक जमा हो जाता है तो उसको शरीर निकालता है जुकाम द्वारा। तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूध और हल्दी, हल्दी शुद्ध होना चाहिए, हल्दी का सेवन करें। सुसुम पानी से जल नीति स्वामी जी बताते हैं, जल नीति अगर करना जानते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो आप ये सुसुम पानी का 2-4 रोज सेवन करेंगे। बस इसको करने से आपका जुकाम 2-4 रोज में ही ठीक हो जाएगा। उसको दवाई नहीं निकलने दे। दूध हल्दी का सेवन करें। आहार में जो है कि ज्यादा ठंडा वाला चीज नहीं ले।
और पानी सुसुम पानी पिए। और अगर थोड़ा उपवास कर लें तो 1 से 2 दिन में आपकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी आगे बोला जाए। जी धन्यवाद। आदरणीय मधुसूदन जी जल नीति कर लेते हैं और वो चूंकि करेंगे। जी आपको सुन रहा हूँ, निकला नहीं। क्या कह रहे हैं मधुसूदन जी, बोलिए। सुन रहा हूँ। जी प्रणाम। आदरणीय ज्योति गुप्ता जी सादर स्वागत है। जी आपने अभी मैंने सुना, बहुत ही बढ़िया उद्बोधन था, बहुत ही अच्छी एक प्राकृतिक जानकारी जो मिली हमें। हम प्रकृति से कई बार जुड़ नहीं पाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने हमें गाइड किया है। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने जो जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ और जो 5 चीजों का सम्मिश्रण बताया है, वो किस कंडीशन में लिया जाता है और दूसरी बात इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे लिया जाता है? जी जी, जब आपके शरीर में जहरीले पदार्थ अधिक हो जाए, यानी गैस अधिक बन रहा है, यूरिक एसिड आपको अधिक बन रहा है, भूख नहीं लग रही है और आपके जी मन मिचलता है, तो वैसी स्थिति में इस पानी का सेवन करने से, इसको पंचामृत कहा गया है, तो ये सारे शरीर को डिटॉक्स करेंगे, सारे यूरिक एसिड को घटाएंगे, गैस को घटाएंगे और आपके भूख को जगाएंगे, जी मचलना कम करेंगे। ये सारे लाभ इसके प्रभाव की समयावधि क्या है, मतलब कितने दिनों बाद ही अपना असर दिखाती है सर? ये असर आपको तो 1 दिन में दिखेगा, नहीं तो कम से कम 1 सप्ताह प्रयोग कर लीजिए तो आपको पूरा असर दिखेगा। मतलब 1 सप्ताह के बाद हम इसे बंद कर सकते हैं? हम बंद कर सकते हैं। अगर आप पूरा ठीक हो गए हैं तो बंद कर दीजिए और जब कभी बीच बीच में हो तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको भी जी धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार। आदरणीय डीडी शर्मा जी, मैं आदरणीय डीडी शर्मा जी से ससम्मान निवेदन करता हूं। आप हिमाचल प्रदेश से हैं, केवीकी से हैं और आप परमानेंट इस योगाहार कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको शायदवाद और सम्मान सहित आदरणीय डीडी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और अपना सुझाव रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के जो ये हमारे आदरणीय श्री वैद्य जी, क्या पूरा नाम बताएंगे आप मुझे? इनका नाम नहीं। चंदेश्वरी प्रसाद यादव। हाँ यादव जी, आपको मेरा प्रणाम। आपने जो ये अभी ज्योति जी ने नुस्खा बताया, मैं थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया था, ये दोबारा से अगर आप इसको रिपीट करें, क्योंकि आम लोगों की ये समस्या है, पेट की जो पाचन शक्ति है, वो जो ये जंक फूड खा रहे हैं, बाजार का बना बनाया खा रहे हैं, अब जूस पीते हैं तो उसमें सारा जो जैसे कोई किसी भी प्रकार का जूस है जो मार्केट में मिलता है, उसमें सारा असेंस होता है, उसमें जो ये हमारे परमिटेड केमिकल्स है वो भी ऐड होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड होता है, और साथ में ये जैसे आपका एक मैं उदाहरण देता हूँ, कोई स्ट्रॉबेरी है, कोई जो आपका दूसरी जितने भी पेय पदार्थ है, इसमें फलों का जो रस है वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसमें केमिकल जो एसेंस देते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये पंच जो पेय पदार्थ है, इसका दोबारा से नुस्खा बताएंगे आप मुझे? ये 5 चीज जो अभी मैंने कहा जी, ये सौंफ, धनिया, मेथी, जीरा, जवाइन। अच्छा जी। ये 5 चीज को 1-1 चम्मच दे करके या 2-2 चम्मच दे करके रात भर उसको फूलने दीजिए।
और सुबह होते ही दिन भर भोजन के बाद वही पानी पीते रहिए। तो एक आदमी के लिए 2 चम्मच काफी है, 2 लीटर जी पानी में। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। जी जी ओम। ओम जी, धन्यवाद शर्मा जी। और हमारे किसी भाई का कोई सुझाव हो, सवाल हो, स्वास्थ्य से संबंधित, आहार से संबंधित, तो सादर आमंत्रित हैं। जी ओम, अपने परिचय के साथ बात रखें। ओम। जी, मैं शरद वर्मा नर्मदापुरम से हूँ और सदन को कोटि कोटि प्रणाम, यादव जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। ये पानी के विषय में बताएं कि खाना खाने के पहले कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए, खाना या के बाद में? यह दिया हुआ है कि कम से कम 40 मिनट खाना, अगर हम अब भी पानी पिए हैं तो 40 मिनट के बाद खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद तो सबको मालूम है 1 घंटा के बाद पानी पिए। और बीच में अगर प्यास बहुत तेजी से लग गई तो 1 आध घूंट पी सकते हैं। और पानी को हमारे राजीव दीक्षित भाई कहते हैं कि घूंट घूंट कर पिए, एक बार सीधे नहीं पिए। घूंट घूंट कर पीने से हमारे जीवा का लार जो है, सलागा जो है, वह अंदर जाता है। तो एक बात यह जान लीजिए, भोजन को पचने में अगर 4 घंटे लगते हैं तो पानी भी 4 घंटा में पचता है। और गर्म पानी खूब उबाल करके उसको ठंडा करके रखिएगा तो वो आधा घंटा में पच जाता है उसको पीने से। और ठंडा पानी को भी 4 घंटा लग जाता है। हल्का सुसुम कीजिएगा तो उसको भी 45 मिनट 1 घंटा उसको पचाने में लगता है, पचने में लगता है, पचने में। और दूसरे को तो पचाता है, खुद पानी को भी पचना पड़ता है, तो उसका भी समय लगता है। तो इसलिए मेरा एक और प्रश्न है यादव जी के, हमारे गांव में लस्सी का बहुत उपयोग हो रहा है, तो बिना लस्सी से कोई खाना नहीं खाते हैं जिनके गांव में गाय पालते हैं। तो ये लस्सी ठंडी होती है, कोई कहता है कि गरम खाना गरम है, लस्सी ठंडी है। तो इसके अगर लस्सी के खाना खाने के साथ लस्सी लस्सी भी ले रहे हैं, पी रहे हैं साथ साथ में, तो इसका कोई दुष्प्रभाव है कि नहीं है? जी बिल्कुल दुष्प्रभाव है। चूंकि खाना के साथ लस्सी लेकर के, या जैसे हम आग पर भोजन को पकाते हैं वैसे हमारे आंत में जाने से, पेट अमाशय में जाने से हमारा भोजन पुनः पकता है, वह अग्नि तत्व निकलता है। अग्नि तत्व उस भोजन को पुनः पचाता है। और उस अग्नि तत्व में आप ठंडा जल दे दीजिए या ठंडा कोई चीज दीजिएगा तो उस अग्नि तत्व को, जो हार्मोन पचाने वाला जो लिक्विड है, उसको ठंडा कर देगा, तो वह हमारा भोजन ठीक से पच नहीं पाएगा। इसलिए भोजन के साथ, गरम गरम भोजन के साथ लस्सी पीना प्रतिकूल आहार होगा, वह हानिकारक ही होगा। उसके या तो पहले पिए आधा घंटा, या बाद में भोजन के बाद पिए आधा 1 घंटा। जी भोजन के बाद, तुरंत बाद, आदरणीय डीडी शर्मा जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। जी जी, भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। डीडी शर्मा जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके कृपया बात रखें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दही का उपयोग तो जनरली लोग कर रहे हैं, दही भी तो ठंडी है, खाना गर्म है, तो इसके क्या दुष्प्रभाव है यार? एक खाना खाने के साथ आप दही जो खाते हैं, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में और आचार्य बालकृष्ण महाराज बाबा भी हमेशा कहते हैं कि सुबह में दही खाओ। और दही चूड़ा के साथ, हम लोग के यहाँ चूड़ा होता है, चूड़ा के साथ खाता है,
एक गर्म चीज के साथ दही नहीं खाने के लिए कहते हैं। लोग खा लेते हैं अलग बात है, लेकिन उसको ठंडा करके ही दही खाना चाहिए। नहीं तो गर्म चीज में दही देने से तो उसका तुरंत रिएक्शन होता है, फट जाता है। जी हम लोग जी घी के स्वाद के लिए खाते हैं, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अंदर जाकर हमें क्या करेगा, हमें पता ही नहीं रहता है। जी का स्वाद में अच्छा लगा जो चीज, उसको खाते गए, लेकिन वह जो जी को स्वाद अच्छा लगता है कहता है पेट को सूट नहीं करता है, जो पेट को सूट करता है वह जीभ को अच्छा नहीं लगता है। जैसे नीम का पत्ता अगर खाइएगा तो जीभ को अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा, रसगुल्ला खाइएगा तो स्वाद आएगा, लेकिन वह नीम का पत्ता आपका रस जाएगा नीचे अंदर तो आपके पेट के कीटाणु को, जीवाणु को मारेगा, जो आपके रोग पैदा करने वाला है। और मिठाई खाने के लिए वह शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन सीमा से अधिक खाइएगा तो वो नुकसानदेह होगा। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। साथ में मुझे ये कहिए कि जैसे हम कई बार शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर लास्ट में जो है, आखिरी में हमें जो है आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन खा रहे हैं मिक्स करके, तो ये क्या हार्मफुल है? जी, इसमें भी हार्मफुल है कि आइसक्रीम, मैंने एक सिद्धांत जो कहा तो उसको हमेशा ख्याल रखें, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाए। कोई एक चीज अगर ये अमाशय में जाती है तो वहां जल पकता है, अग्नि तत्व होता है, चाहे ठंडा लीजिए गर्म लीजिए, लेकिन ठंडा गर्म मिला जाएगा तो वहां का अग्नि तत्व घट जाएगा और तब वह चीज नहीं पचेगा। आप रसगुल्ला ही खाते हैं और उसमें आइसक्रीम खा लेते हैं तो वह रसगुल्ला ठीक से शरीर नहीं पचा पाएगा, उससे जो हार्मोन्स निकलेगा वह घट जाएगा, उसको नहीं पचा पाएगा, उसका तेज को कम कर देगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। जैसा आपने जी जी नीलकंठ साबले जी। हाँ, मैं नीलकंठ साबले महाराष्ट्र से हूँ। इस बारिश के टाइम में जैसे कहे तो ये जो आषाढ़ महीना चालू है मराठी, तो इस मराठी आषाढ़ महीने में पेट की ज़्यादा बीमारियाँ और बुखार, और जो डॉक्टर के पास गए तो बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, घर में एक बीमार हो तो इसके साथ और भी बीमार पड़ते हैं। तो ये जो 15 दिन होते हैं या ये महीना होता है, तो इसके लिए क्या सावधानियां बरतना चाहिए या कौन सा तत्व असंतुलित होता है? जी हाँ, ये वर्षा का महीना है, इसमें वायरल डिजीज फैलता है, ये सही बात है, डॉक्टर का कहना ये सही है। लेकिन इससे बचने के लिए आप अपने घर में हवन का प्रयोग करिए या गाय के दीप सुबह शाम जलाइए, उससे वायरस मरता है। और सप्ताह में 15 दिन में ये गुगुल से धूप, ये क्या कहते हैं कपूर, ये सब को जलाने से आपके वातावरण वायरल मरता है। स्वामी जी इस बात को बराबर आप कहते हैं कि योग के साथ हवन का भी प्रयोग कर रहे हैं, आप तो देखे होंगे अगर टीवी पर, तो हवन को अनिवार्य कर दिए हैं। हवन से वायरल डिजीज ही नहीं, वर्षा के समय किसी मास में भी आपको डिजीज नहीं होगा। जो अपने घर में रोज होम करेगा वहां तो बीमारी आएगी ही वायरल, उसको सबको, उसमें घी में इतनी शक्ति होती है कि वह सबको मार देता है, वह सूक्ष्म रूप में जाता है। घी जब जलता है तो वो सूक्ष्म रूप में उस वायरस को मारता है। तो हवन और घी का दिया, अगर हवन संभव नहीं है प्रत्येक दिन तो घी का दिया सुबह और शाम जलाइए, और रात भर भी जला दीजिए तो और अच्छा रहेगा, शुद्ध कर देगा वायु को। जी जी जैसा कि आपने कहा ठंडा और गर्म का समन्वय नहीं होना चाहिए। भोजन के उपरांत छाछ का बात बताते हैं, परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं,
परम सिद्ध आचार्य जी बताते हैं, विद्वान बताते थे दोपहर के भोजन के बाद हमें छाछ लेना चाहिए। तो छाछ क्या ठंडा है या गर्म है, या हम भोजन के बाद छाछ लेते हैं तो हमारे मन में ऐसा आता है कि क्या ये सही है? हाँ, भोजन के तुरंत बाद छाछ नहीं लेना चाहिए। कम से कम उसमें 40 मिनट समय दीजिए या 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा बाद लीजिए तो ज्यादा, क्योंकि अमाशय में जो 1 घंटा जो आपका समय रहता है भोजन के लिए, वहां से अग्नि तत्व पेन क्रिया से जाता है, उसमें भोजन को पकाने में 1 घंटा पक्का लगता है। पूरा जो अमाशय में क्रिया होती है भोजन को 1 घंटा। तो ठंडा चीज कोई भी है वह, ये जो कहते हैं कि छाछ लेने के लिए, तो छाछ में यह गुण है कि वह ठंडा होते हुए भी अंदर जाएगा तो गर्मी उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें नमक होता है, उसमें जीरा देते हैं, तब वह छाछ हुआ। तो वह अंदर जाकर के वह भी गर्मी उत्पन्न करता है। तो इसलिए आधा घंटा वो 1 घंटा के अंदर भी लेंगे तो कोई हर्जा, उससे नुकसान नहीं। सुबह जूस, दोपहर के छाछ और रात्रि में दूध हल्दी के साथ लेने का जो भोजन का बताया है, तो इसमें हमने ये, अच्छा हम ये नहीं जानते, हम भोजन के बाद तुरंत बाद, जैसे भोजन करने के उपरांत हम छाछ लेते हैं, तो उसमें आपका कहना है कि कम से कम 30-40 मिनट का गैप रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जी एक बात और जान लीजिए कि भोजन जैसे सुबह में दही खाने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी किसी का अगर बात रोगी है तो दही खाएंगे तो बात रोग बढ़ जाएगा। परहेज भी है कि छाछ खाएंगे, अगर वह बात रोग से ग्रसित है, देह हाथ में दर्द है, घुटना कमर दर्द है, तो वह दर्द को बढ़ा देगा। जब दर्द ठीक हो जाए तब प्रयोग करें। और छाछ अगर खाने के 15-20 मिनट बाद भी लेंगे तो मैंने कहा कि वह जा करके वो गर्मी उत्पन्न करता है, तो वह अग्नि तत्व को वृद्धि करता है। छाछ में ये गुण है। तो इसलिए अगर 15-20 मिनट 10 मिनट के बाद भी लेंगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आइसक्रीम करेगा, जितना जल करेगा वह नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदेश्वरी प्रसाद जी। जैसा कि आप अभी, आपकी बात पूर्ण नहीं हुई है, हमें ऐसा लगता है, अभी आगे और जारी रखेंगे, आज नहीं कल इसको और जारी रखेंगे, क्योंकि आहार महत्वपूर्ण है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है शरीर का आहार। योग और आहार दोनों बहुत जरूरी हैं। दोनों अगर अपनाएंगे हम, योग और आहार अगर हम अपनाएंगे तो हम आजीवन में 100 साल स्वस्थ रह के जी सकते हैं और 150 साल स्वस्थ रह के जी सकते हैं। इसलिए आहार का बहुत महत्व है। इसलिए हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी, जिन्होंने इसको नाम दिया है योगाहार क्लास, योगाहार कार्यक्रम, ये योगाहार कार्यक्रम एकमात्र नाम है विश्व में, कहीं भी आपने सुना हो, आपकी उम्र भी लगभग, और कहीं योगाहार कार्यक्रम कहीं सुना नहीं है। ये जिनके मन से निकल के आया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय पवन कुमार जी वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि चंदेश्वर प्रसाद जी, आपका बहुत अभिनंदन है। चंदेश्वर प्रसाद जी हमारे ट्रेनर फार्मर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने खेत में शायद फार्म लैब भी बनाई, उन्होंने किसानों को प्रशिक्षण भी दिया। तो इस मंच पर आज पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि उनके आसपास के किसान निश्चित रूप से उनको फायदा रहा होगा शायद प्रशिक्षण लेने का, और आने वाले समय पर जब वो पुनः हमारे बीच में आएंगे, जब भी मौका मिलेगा, तो उनके अनुभव भी हमने लेने का प्रयास करेंगे कि उनके आसपास के किसानों को जैविक खेती के प्रति कितना रुझान बढ़ा, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग प्रभावित नहीं हो पाए, कितने लोग आंशिक रूप से जुड़े इस जैविक खेती के कार्यक्रम में। तो हम आने वाले समय पर ऐसे भी चर्चा परिचर्चा करके जरा समझने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है,
आगे का ट्रेंड कैसा हो रहा है। तो आज जो बात आहार के ऊपर कही गई है, मुझे लगता है कि इस योगाहार कार्यक्रम में हमारे जो वैचारिक आहार हमें मिल रहा है, जो वैचारिक रूप से भोजन हमें मिल रहा है, उसका निश्चित रूप से उसमें तो बहुत ज्यादा शुद्धता है। ज्यादातर 99% तो शुद्ध ही हमें वैचारिक आहार मिलता है। तो आहार के साथ साथ हमारे विचार भी बहुत जरूरी है कि विचार शुद्ध हों। विचार शुद्ध रहेंगे तो जो खाना है वो भी जल्दी पचेगा। और उसके साथ साथ ही जो हमारे आसपास के ऊपर हम जो प्रभाव डालेंगे अपने आसपास के जीवन में, आसपास के लोगों में, इस विचार से हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि वैचारिक रूप से हम सब लोग सुदृढ़ रहें और अपने आप को मजबूत बनाए रखें। तो इसका इसका निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी मैं देखता हूँ कि योगाहार के माध्यम से जो हम विचारों का जब आदान प्रदान होता है, जब हमें जानकारी मिलती है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या लोगों के बारे में जिन्होंने कुछ जैविक खेती के ऊपर कुछ अच्छा कार्य किया है, तो निश्चित रूप से उस विचारों से, उस विचारों की तरंगों से, उस वैचारिक चीजों से हम प्रेरित होते हैं और उस प्रेरणा के आधार पर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो यह हमारे योगाहार कार्यक्रम में विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है उसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। योग के साथ साथ योग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, आहार शुद्ध खाने से और सही रूप से खाने से उससे भी हम सुदृढ़ रहेंगे। और मुझे लगता है कि आहार से ज्यादा आज की दुनिया में हमें कभी कभी जब भी उपयुक्त समय होता है उस समय हमें उपवास भी करने की जरूरत। वह उपवास के बारे में भी आज हमें बताया है। लेकिन उपवास भी कितने तरह के उपवास हो सकते हैं, किस तरह से, और ये जो उपवास की मैं बात कर रहा हूँ केवल भोजन के बारे में भी नहीं कर रहा हूँ, ये विचारों का उपवास भी कभी कभी उसकी भी जरूरत होती है। ये ज्यादा कोई हम अति उत्साह में आकर के कोई बात करें तो ऐसे विचारों को भी हमें नियंत्रण करना होता है। और उन सब चीजों में हमें योग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि हम अपने आप को अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाने में, एक अपने आप को उम, उस नजरिए से देखने के लिए योग, प्राणायाम, ये सब चीजों की भी, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि विचार आते हैं, विचारों के बाद ही हम परिवर्तित करते हैं। जब विचार हमारे अंदर सकारात्मक विचार आए, सकारात्मक विचार अपने लिए, दूसरों के लिए, सकारात्मक विचारों से ही हम अपने आप को अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और उससे हम दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो यह संक्षेप में मुझे आज के लिए कहना है। आज मैं योग कक्षा में नहीं जोड़ पाया किसी कारणवश, लेकिन यह कार्यक्रम हमारा निरंतर चलते जा रहा है और मुझे आशा है कि हम इसी तरह से यह जो हमारी विचारों की जो आदान प्रदान है और उससे हम सब सीख रहे हैं और सीख करके कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जी म्यूट है अभी आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद जी, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करके आप बात रखें जो। जी 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 धन्यवाद आदरणीय श्री पवन कुमार जी। जैसा कि सभी हम सब जानते हैं कि आपका योगाहार कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन मिलता है और जब मार्गदर्शन मिलता है तो हमें दिशा मिल जाती है। वैचारिक व्यवहार का आपने सुझाव दिया है। विचार हमारे शुद्ध हों, व्यवहार, विचार और संस्कार, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनसे हमें दिशा मिलती है। तो हमारे जो विचार और व्यवहार हमें शुद्ध करना है आहार के साथ। आइए सदन में हमारे किसी भाई बहन का और कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। ओम जी जी आएंगे विदेश और ये दो लोग बोल रहे हैं। आदरणीय रंजना जी बोल रही हैं और एक
मैं चाहूंगा कि एक साथ ना करके जी रंजना जी बोले, फिर इसके बाद वो भाई जी बात करेंगे। और सभी लोग म्यूट कर लें, सुनते समय म्यूट कर लें, बोलते समय अनम्यूट करें। तो जी रंजना जी। रंजना जी आप अपनी बात रख सकते हैं, अनम्यूट कर लें आप। बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया भैया जी। वो आपको मोबाइल नंबर चाहिए था तो बाद में, क्योंकि हम प्रवास में है तो कुछ थोड़ा ही समझ में आ गया, तो बाद में हम आपके साथ संपर्क करेंगे। तो मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जी आपको मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाएगा अभी, मेरे पास है, ओंकार नाथ जी के पास है, मैं दे दूंगा बहन जी आपको मोबाइल नंबर मानी जी का। और दूसरे भाई हमारे जो है कोई और कौन सुझाव देना चाहते थे? डबल आवाज आ रही थी, मैंने देख नहीं पाया था, उनको आमंत्रित करता हूँ, आए अपनी बात रखें, अनम्यूट कर लें। ये जान अच्छा मधुसूदन जी, हाँ स्वागत है, बताइए। मैं ये चाहता कि हाइब्रिड बीज और देसी बीज और रिसर्च आपकी वैरायटी आवाज, के बीज होते हैं, इन हाँ बीज में थोड़ा सा विशेषता है। आवाज थोड़ी सी कट रही है, इधर उधर हिल के, रिसर्च और आप बीज, पुनः जी पुनः बात करें, पुनः सवाल करें आप। हाइब्रिड बीज और देसी बीज, इन बीजों में अंतर समझना चाह रहा था मैं। देसी आवाज आ बीज रही है? और देसी बीज और हाइब्रिड बीज हाँ, और रिसर्च बीज। में अंतर पूछ रहे हैं जी। रिसर्च बीज, इनमें क्या क्या अंतर है, इनके क्या गुण दोष है, ये जानना आवाज चाह रहा नहीं था। क्लियर मेरे तक आ रही है। मुनीलाल बाबू, उनको जी आप मधुसूदन जी आज आहार की बात हो रही है, आज अभी बीज की चर्चा नहीं हो रही है। बीज का सेशन आने वाला है, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी तैयार बैठे हैं जो बीज पर चर्चा करेंगे। आप आज आहार की बात करें सिर्फ, ठीक है ना? मैंने निवेदन भी किया है कि आज आहार पर चर्चा करें अपन, किसी का आहार से संबंधित कोई सवाल हो। बीज का जो है अभी सेशन आने वाला है आने वाले समय में, तो उस पर अपन बीज का चर्चा करेंगे। आहार पे अगर किसी का कोई संवाद हो, 2-4 मिनट अभी शेष हैं, तो आप आदरणीय भानुदेश राव साहब का मैं स्वागत करता हूं, आए और अपनी बात रखें। सभी को ओम। और आज के जो मुख्य अतिथि है उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा हमारे आहार के बारे में बताया। तो मेरा सवाल यह है, उन्होंने पहले बताया कि वो सब्जियां अपन जो बाजार से खरीद कर लाते हैं, उस सब्जियां पे सिंथेटिक पायरेथाइड दवाई छिड़काव करते हैं, और आगे से कितने भी बार उसे धोए तो वो निकलता नहीं है। तो वो जो जहर है, जहर उसके सब्जियां के अंदर बैठता है, उसको उबाल कर खाए उन्होंने बात करें। तो उबाल कर खाए तो सब अपने शरीर के वास्ते जो अच्छा है वही उबालने के बाद निकल जाएगा, और सब्जी में कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब विटामिन उसमें से निकल जाएंगे। तो एक ऐसा है। आदरणीय भानुदेश राव जी का ये सवाल है कि जैसे आपने कहा बाजार से हम सब्जी लाते हैं, और बाजार से सब्जी ला के हम उबाल के अगर उसको खाएंगे तो उसका सारा विटामिन, उसका सारा तत्व निकल जाता है, तो उससे लाभ क्या मिलेगा? उबालने का अर्थ उतना उबालना नहीं है, पानी को इतना गर्म करेंगे और उसमें बिना काटे अगर रखेंगे तो उसका पोषक तत्व खत्म नहीं होगा। जितना टेम्परेचर पर आप सब्जी बनाते हैं उससे कम टेम्परेचर पर ही उसको उबालेंगे कच्चा चीज को, लेकिन उसका जो बैक्टीरियल है, वायरस है, वह मर जाएगा, कम ही तापमान पर मर जाएगा। इसलिए अधिक खौलाना नहीं है, बहुत अधिक खौलाना नहीं है।
अच्छे हैं। आदरणीय भानुदेश राव जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का ये सुझाव है कि जो हम मार्केट में सब्जी में ऊपर से हम जो केमिकल का छिड़काव करते हैं, जो हमारे छिलके के ऊपर होता है, वो उसको हम गर्म पानी से साफ कर लें और इसके बाद हम उपयोग करें तो अपन को उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। नुकसान तो केमिकल है, वो अंदर से पहुंचता है, उसका जीन्स तो करता है, परंतु ऊपर से जो आज उन्होंने दवाई छिड़की और कल बाजार में लाते हैं, 1-2 दिन बाद बाजार में लाते हैं, उसका अपन को प्रभाव कम होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। हाँ, धन्यवाद है जी। और जो आज बताया हमें युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःख, इस गीता में का जो श्लोक है उसमें का हमें याद दिलाया आज, तो उसके वास्ते मुख्य अतिथि के धन्यवाद करता को धन्यवाद। अगर किसी का कोई अब सुझाव ना हो तो अब आगे हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। अगर किसी का कोई जी, आदरणीय हमारे बहुत ही ऊर्जावान मार्गदर्शक आदरणीय रवि आदित्य जी जो बिहार से ही हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। बहुत अच्छी कक्षा रही है और विशेषकर योग के पे अभी जो आहार पे आदरणीय चंदेश्वरी जी का जो उद्बोधन हो रहा था, मैं खुद को रोक नहीं पाया कि जब कक्षा 8 के ऊपर जा रही थी, मुझे लगा कि मैं भी कुछ इसमें कुछ जोड़ूं, क्योंकि जितनी बात उन्होंने बताई, क्योंकि ये बिल्कुल आहार में अभी के समय में क्या है कि एक जो कंपनियों का, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है जो पैकेज्ड फूड बना रही है, जो स्वामी जी बराबर कहते हैं कि हम लोग स्वस्थ आहार, और जो आहार के साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि ये जो पैकेज्ड फूड है वो एक एडिक्शन करता है, माने हम लोग भोजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, भोजन हमें कंट्रोल कर रहा है। वो इस प्रकार के केमिकल के साथ हमारे सामने आता है कि हमें उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप इस चीज को देखें कि अगर लोग एक नॉर्मल बड़े शहरों में एक आदत होती है कि मूवी आप देखने गए, वहां पॉपकॉर्न ले रहे हैं, तो उनमें जिस प्रकार के तत्व डाले जाते हैं उससे आपका स्वाद बढ़ता है और उसकी आदत आपको होती है, आप स्वतः ऑर्डर कर देते हैं, वो चिप्स के साथ हो या पैकेज किसी फूड के साथ हो। साथ साथ अगर आप देखें कि कोका कोला वगैरह ड्रिंक में जो अमूमन हमारे घर के अगल बगल कहीं भी पाया जाता है, तो एक उनके कोका कोला के सीईओ को कहना था कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो पानी है, हमारे लिए दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैंने अभी जो चंदेश्वरी जी की जितनी बातें कही, हम लोग उस चीज को, और स्वामी जी कहते हैं एकदम स्वाभाविक है कि अपनाने की जरूरत है, नहीं तो हम लोग खुद ही उत्पाद बने हुए हैं, मैंने कंज्यूमर जो है के अलावा हम लोग उस फूड एडिक्शन के अंदर इतने ज्यादा फंस गए हैं कि हम लोग को एक अनुशासन की आवश्यकता है। आदरणीय पवन सर ने भी जो विचार के बारे में कहा कि एक चीज जो होता है ना कि कुछ चीजें निकल जाती हैं और बाद में आप उसमें उस बात को करेक्शन करते हैं, तो एक उपवास जो है आहार और विचार के साथ अति आवश्यक है। और बहुत ही सुंदर रहा, बहुत बहुत आभार चंदेश्वरी जी आपका, आपने बहुत उपयुक्त और हम लोग को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और इसी प्रकार से मिलता रहे। और मैं चाहूँगा कि आहार का जीवन में महत्व तो है ही। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी और वैद्य भी हैं, जैविक उन्नत कृषक भी हैं और बहुत ही ऊर्जावान है, और इस युगाहार कार्यक्रम में आपका अनवरत सहयोग मार्गदर्शन मिलता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आए अपनी बात रखें। जी आदरणीय ओम, सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज की बहुत अच्छी क्लास रही, हमारे योगाचार्य जी ने बहुत बढ़िया योग कराया और हमारे आदरणीय वैद्य जी ने भी खान पान के बारे में विधिवत क्या खाना क्या पीना, व्यवहार नहीं करना, बहुत अच्छा बताया और हमने सब लोगों ने सुना। तो इसी के साथ मैं अपना एक छोटा सा टिप्स जोड़ देता हूँ। बरसात में ज़्यादातर लोगों के पेट खराब हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, तो उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए 4 चीज: सौंठ, सौंफ, खारक, मिश्री। सौंठ, सौंफ और खारक मिश्री खाते ही से दस्तों की शुद्ध बिसरी। इनकी मात्रा होती है सब बराबर मात्रा में 3 चीज। खारक भर डबल होती है क्योंकि उसकी गुठली निकल जाती है, तो इनको बराबर मात्रा में करके थोड़ा पीस लें और उसको ले लें, तो 2 खुराक में दस्त बंद हो जाते। नहीं तो आदमी
वाटर लगवाता है, 10,000 खर्च कर देता है खाली दस्तों में। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, प्रमाणिक है, बहुत लोगों पे मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तो इसको अपनाएंगे तो हम, बरसात में ही ज़्यादा ये समस्या बनती है क्योंकि डाइजेशन थोड़ा सुस्त हो जाता है हमारा बरसात में। तो इसलिए कहते हैं कि सावन बिहारी जब कब करिए, सावन बिहारी जब कब करिए, भादो नाम न लगिए। माने सावन में कभी कभी रात्रि का भोजन कर सकते हैं, लेकिन भादो मास में बिहारी नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन बंद। और इसी के साथ सभी को मेरा ओम धन्यवाद, प्रणाम। ये जो आपने आदरणीय बीडी साहब आपने जो बताया, सौंठ, सौंफ, खारक, मिश्री, इनको पीस करके हम रख लें, और जब भी अगर किसी को कोई दस्त जैसे कोई ऐसा प्रभाव दिखता है तो कि उसको कितने मात्रा में लेना है? 1 चम्मच पानी के साथ दे दें। 1 चम्मच पानी के साथ, छोटी चम्मच में उसको ले लें। वो कभी भी ले सकते हैं? जी कभी भी ले सकते हैं। आपने एक आज जो हाँ आदरणीय, मैं आपको सदन को बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वही होता है। ऐसा क्यों होता है? आज जब मैंने रात में पुण्यकाम जी से बात की, आदरणीय पुण्यकाम जी से मैं बात कर रहा था कि आज के हमें चीफ गेस्ट महोदय चाहिए बिहार से, तो जब उनका फोन नहीं आया तो मैंने सोचा कि अब मैं बात करता हूँ चंदेश्वरी प्रसाद जी से। ये था सत्य है। और इसके बाद मैंने कहा नहीं, पहले मैं पुण्यकाम जी से पूछ लूं कि उन्होंने किसी से बात तो नहीं की कर दी। तो उनका जब फोन आया तो बोले चंदेश्वरी प्रसाद जी का उन्होंने नाम भेज दिया। यानी मैंने जिसके लिए सोचा था आज चीफ गेस्ट बनाने का, वही पुण्यकाम जी ने दिया। अभी मैं बात कर रहा था आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी के लिए कि मैं आदरणीय उमाशंकर जी प्रसाद जी को आमंत्रित करूं और वो अपनी बात रखें और समाज का आभार ज्ञापित करें। उमाशंकर जी ने अनम्यूट कर लिया। ये ईश्वर की कृपा सद में अद्भुत है। आदरणीय उमाशंकर जी सादर आमंत्रित हैं और आए, अपनी बात रखें और आभार ज्ञापित करें। हम बिहार से कुछ कहल चाहता नहीं, जैसे लाल मोहर सा खारक का चीज है, हमारा समझ में ना आई। जी आदरणीय छोहारा बोलते हैं, पंचोहारा। हाँ, पहचान गई, जी समझ गई। जी उसी को खारक बोलता है जी। ओम जी उमाशंकर जी, आप आज जो है सदन का आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी बिहार से हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सबका आभार ज्ञापित करें। उमा शंकर जी के साथ में कुछ दिक्कत ऐसा हो गई रहे कि वो भगिना बहुत कम उम्र के डेट कर गई रहन, कुछ उदासी रेखा वहाँ के दिल में मतलब आने गरी रहता, ये से बोल नहीं छी पावत वहाँ के। जी अच्छा चलिए, तो मैं आदरणीय पुण्यकाम जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी आए और सबका आभार ज्ञापित कर इस योगार कार्यक्रम को आज विराम दें। जी, आज सदन को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, ओम। योगाचार्य जी भी आज उनका हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, योग के बारे में भी, आज कुछ रोगों के समाधान के बारे में भी। और हमारे आदरणीय चंद्रश्री बाबू आज और जी हमारे बिहार से हम लोग जो है हम लोगों को शामिल आज इसलिए बहुत आवाज कट रही है आदरणीय आपकी, पुण्यकाम जी आवाज थोड़ा सा हिल जाए इधर उधर, आवाज कट रही है। जी तो ऐसे ही मार्गदर्शन चंद्रश्री बाबू का हम लोगों को मिलता रहे। अब हमें आज के कार्यक्रम से जो हुए भगवान दास कुशवाहा जी, भानु देवमुख जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दिनेश चमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय नीलकांत साबले जी, आदरणीय परमेश्वर जी, आदरणीय हमारे पवन सर जी, आदरणीय प्रदीप वर्मा जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी,
आदरणीय रजना किरकर जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। उमाशंकर प्रसाद जी के बारे में सुना, मन बहुत व्यथित हुआ और इसलिए शायद वो विगत कुछ दिनों से लगातार कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। तो उनके लिए बहुत बहुत हम लोगों के मन में भी है, वो जल्दी से इस दुख से उबरे, भगवान उनको शक्ति दे। आदरणीय मधुसूदन चौहान जी, आप सभी ने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए हमेशा की तरह निकाला है और आशा है कि आगे भी हम लोग आप समय देंगे इस कार्यक्रम के लिए। सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय उमाशंकर जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना है। उमाशंकर जी का कैसा क्या है? जी उनका भगना जो है ना, उनका हाँ उनकी जी 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 बात हुई थी मेरी। असामयिक जी 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 मेरी बात आदरणीय उमाशंकर जी से हुई थी। उन्होंने दिल्ली में जब लेके गए थे और दिल्ली लेके जा रहे थे, और हरिद्वार के लिए भी बात हुई थी। उमाशंकर जी ने बोला था, मैं वहाँ मतलब पॉसिबल नहीं था क्योंकि अपन बहुत देर हो चुकी थी उस समय कि हाँ, तो चलिए अपन उनके लिए एक दो श्रद्धांजलि करेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि ये बड़े दुख का कारण है। तो चलिए सब जो हम ओम का उच्चारण करके शांति 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। शांति शांति शांति।